हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो ओपन करने वाले हैं गमन एवं संचलन। वन शॉट वीडियो है। 40 से 45 मिनट के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जो है इस वीडियो के अंदर आपके कवर्ड होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है? तो वो भी आपको फ्री सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा ये नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो डाउनलोड करके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्या फायदा होगा उससे, कब क्लास होगी कब नहीं होगी, सारी बातें आपको वहां अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखो ध्यान से सुनना। चलो जी, गमन एवं संचलन के बारे में बात करते हैं। गमन एवं संचलन, इंग्लिश में कहते हैं इसको लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी लिखती है वो क्या लिखती है कि सभी चलन गति होते हैं। कि जितना भी आप चल रहे हो, मैं यहां से यहां आ रहा हूं, इधर जा रहा हूं, ये क्या है? ये क्या है? ये गति है। ये क्या है? गति है। कितना भी आप चलन कर रहे हो वो सारी केस में आ जाएगी, गति में आ जाएगी। आप उठ के जो है, ठीक है, आप उठ के जो है वो दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, तो वो क्या है? आपकी गति है। आप उठकर जो है वो अपने बेड से उठकर बाहर जा रहे हो, वो भी क्या है? गति है। तो कोई कोई भी आपकी चलन है ना, वो गति तो होगी ही होगी। तो सभी चलन क्या है? वो आपकी गति होंगे। लेकिन सभी गति जो है वो चलन नहीं होगी। क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से सुनना दोनों लाइनों को। सभी चलन गति होती है, लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। भैया ये कैसे आप कह रहे हो कि भैया चल रहे हो, कोई भी आप चल रहे हो तो वो तो गति है ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। जैसे मैंने ये अपना हाथ हिला दिया, ये ऐसे हाथ हिलाया, ठीक है, ये मैंने ऐसे उंगलियां हिला दी, ये क्या है? गति तो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मूवमेंट तो हो रहा है। लेकिन क्या इसको अपन चलन कह सकते हैं क्या? ये इसका यहाँ पर पोजीशन बदल रही है क्या? एक जगह से दूसरी जगह जा रही है क्या? नहीं जी, यहाँ पर ये चलन नहीं है, ये सिर्फ गति है। ये सिर्फ गति, बात ठीक है। मैं से मेरी गर्दन हिला रहा हूँ, ठीक है, ऐसे से मैं हिल रहा हूँ, ये क्या है? ये गति तो है, ये चलन नहीं है, मूवमेंट है ये, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। ठीक बात है। चलो जी, अब बात करेंगे अपन गति की। तो तीन प्रकार की गति अपन देखने वाले हैं। पहली जो गति है वो अमीबीय गति, ठीक है। अमीबीय गति मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी के अंदर देखने के लिए मिलती है अपन को, ठीक है। मैक्रोफेजेस, ठीक है, वृद्ध भक्षाणु और भक्षाणु, और अपन को डब्ल्यूबीसी जो है इनके अंदर अपन को देखने के लिए मिलती है। जो अमीबा का जो कूटपाद बनता है, ठीक है, उसमें वो भी अमीबीय गति दर्शाता है। कोशिकीय, कोशिका कंकाल जैसे सूक्ष्म तंतु, ये भी क्या है? अमीबीय जो गति है वो दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पक्षमापी गति, पक्षमापी गति के अंदर क्या होगा? आपको सबको पता है, सीलेटेड इपिथेलियम जो है उसके अंदर पक्षमाप होंगे, सीलिया होगा, ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे? सीलिया होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो श्वास नली है हमारी, तो श्वास नली के अंदर क्या है? सीलिया है, पक्षमाप है, ठीक है। इन सीलिया का काम क्या है? अपने जो श्वास नली है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसमें पक्षमाप है, लेकिन उसका काम क्या है? उनका काम यह है कि धूल के जो कण, आप सांस ले रहे, धूल के कण जा रहे हैं, बाह्य पदार्थ जा रहे हैं, तो उनको हटाने का काम वो कर रहे हैं। सीलिया जो है झाड़ू का काम कर रहे हैं, ठीक है, अंदर। चलो, मादा प्रजनन जो मार्ग है उसके अंदर भी सीलिया मौजूद है। वहां क्या काम है भैया? वहां पर काम है जी, जो अंडा होगा उसको ऐसे आगे धकेलने का काम होगा। जैसे झाड़ू से अपन धकेलते हैं, वैसे ही सेम आगे धकेलने का काम होगा। तो ओवम का मूवमेंट कराने में भी मदद करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अमीबीय, पक्षमापी। ये आपने अपन को बस इतनी ही ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में होना चाहिए, बस ये इतना ही ध्यान में होना चाहिए। मेन जो इस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल में करने वाले हैं वो करेंगे पेशीय गति। कौन सी गति? पेशीय गति डिटेल में करने वाले हैं। ये जो मैंने करी है, ये देखो, ये मूवमेंट, ठीक है, ये पेशीय गति। ठीक बात है। चलो, सबसे पहले पेशीय गति को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को पता लगाना पड़ेगा कि पेशी क्या है, ठीक है। पेशी, ये गति समझने से पहले अपन को पेशी को समझना पड़ेगा। और ये पेशी क्या होती है? ये होती है मसल्स। मसल्स को हिंदी में मांसपेशी, पेशी, ठीक है। मीजोडर्मल व्युत्पन्न होता है जी, ठीक है। इनका जो व्युत्पन्न है वो कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है, ठीक है, ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि शरीर का भार, शरीर भार का 40 से 50% जो हिस्सा होता है ना, वो पेशियों का होता है। मान लो किसी के अंदर 100 किलो वजन है, किसी व्यक्ति के अंदर 100 किलो वजन है, तो उसके अंदर 50 किलो, 40 से 50 किलो जो वजन होगा वो उसकी मसल्स का होगा, पेशियों का वजन होगा, ठीक है। बाकी जो 50 किलो बचेगा उसमें आपकी हड्डियां वड्डियां, ये सारी चीजें आ गई। तो बाकी का जो 50% जो वेट होता है ना, 40 से 50%, वो आपकी मसल्स का ही होता है।
मसल्स की कुछ खास बातें हैं, पेशियों की कुछ खास बातें हैं, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, कुछ गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण है जी? वो पहला है उत्तेजनशीलता। आपकी जो मसल्स है वो उत्तेजित हो जाती हैं, ठीक है, उत्तेजित हो सकती हैं, अभी बात करेंगे इसकी। संकुचनशीलता, ठीक है, संकुचित हो सकती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। और क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड हो सकती हैं। उसके अलावा पर्यास्तता, ये क्या होती है? इलास्टिसिटी। ऐसा देखो, जैसे अपन क्या करते हैं, रबर को एक बार खींचा अपन ने, तो रबर को वापस उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। रबर की साइज इतनी है जी, रबर की साइज इतनी है, हमने उसको खींच के इतना कर दिया, ठीक है, लंबा कर दिया, जब हम छोड़ेंगे उसको तो वापस अपनी साइज में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल भैया आ जाएगा। तो ये क्या है? इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो सेम अपनी जो मसल्स हैं उनके अंदर भी इलास्टिसिटी आई है। जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे हिलाया तो ये क्या हुआ? यहाँ पर यहाँ पर संकुचन हुआ, यहाँ पर संकुचनशीलता दिखाई दी है। ये मेरी मसल्स क्या हुई हैं? संकुचित हुई हैं। और जैसे ही मैं इसको रिलैक्स करूंगा, मेरी मसल्स वापस अपनी सही पोजीशन पे चली जाएंगी, वापस क्या हो जाएंगी? वो रिलैक्स हो जाएंगी। ये क्या है? इलास्टिसिटी है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ गुण है, ध्यान में होना चाहिए आपको। अब पेशी जो है वो आपकी 3 प्रकार की पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 3 प्रकार की पेशियां इस चैप्टर में बना करेंगे, सिर्फ एक ही प्रकार की कंकाल पेशी। ध्यान से सुन लो बस अभी। कंकाल पेशी होती है एक होती है आपकी अंतरंग या फिर चिकनी पेशी, एक होती है आपकी हृदय पेशी। एक मिनट, तो मैं कह रहा हूं कि 3 प्रकार की आपकी पेशियां हैं। एक आपकी कंकाल पेशी, एक है आपकी अंतरंग या फिर चिकनी पेशी, और एक आपके हृदय पेशी, ठीक है। अब कौन सी कहां होती है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी कहां होती है वो देखो भाई। जो कंकाल पेशी जो है ना आपकी, वो होती है आपकी आपकी जो मसल्स है, ठीक है, आपका जो आपकी हड्डियां हैं उनको आपस में धड़ से जोड़ने का काम करती है। कौन है? आपकी कंकाल पेशी। नाम से तो लग रहा है कंकाल के साथ में जो जुड़ी हुई होंगी, कंकाल के साथ में जो जुड़ी हुई होंगी वो मसल्स आपकी कंकाल पेशी होगी। अंतरंग या फिर चिकनी पेशी कौन सी होंगी? जो आपके आंतरिक अंग है ना, उनके ऊपर जो मसल्स हैं वो आपकी अंतरंग या फिर चिकनी पेशी होगी। जैसे मेरी आहार नाल है, अपनी आहार नाल है, आहार नाल के अंदर कौन सी पेशियां होंगी? अंतरंग पेशियां होंगी या फिर चिकनी पेशी होगी। हृदय पेशी की बात करें तो नाम से पता लग रहा है, जो हृदय की मसल्स होंगी, जो हृदय की पेशियां होंगी, हार्ट की जो मसल्स होंगी, उनको क्या कहेंगे? हृदय पेशी या फिर कार्डियक मसल्स कहेंगे। चलो जी, अब इनकी कुछ खास बातें, कौन सी पेशी कहां होती है तो आपको पता लग गया। अब इनकी कुछ खास बातें उनके बारे में बात कर लेते हैं। कंकाल पेशी जो है इसके अंदर धारियां जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। कंकाल पेशी के अंदर धारियां मौजूद होती हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो पेशी है इनके अंदर कुछ इस प्रकार की धारियां जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। मतलब ये कैसे होती है? धारियां मौजूद है, मतलब क्या है? ये रेखित है, रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। और कंकाल पेशी कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। कैसे होती है? ऐच्छिक। मतलब मेरी इच्छा हुई तो मैं इसे हाथ को हिला सकता हूं जी। मेरी इच्छा हुई मैं इस हाथ को हिला सकता हूं। मेरी इच्छा हुई मैं इसे गर्दन को हिला दूं, हिला सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या? ऐच्छिक पेशियां हैं। कौन सी पेशियां हैं? ऐच्छिक पेशियां हैं। और ऐच्छिक पेशियां हैं तो ये देखो, मैं चलने के लिए पैरों का काम ले लूंगा, तो वो क्या है? आपकी पावर भी आपकी कंकाल पेशी है। तो ये गमन और संचलन में क्या है? ये मदद करते हैं। कौन? कंकाल पेशी का काम क्या है? गमन और संचलन। बात करें अंतरंग या फिर चिकनी पेशी की, तो ये क्या होती है? अरेखित होती हैं। कोई इनमें रेखाएं नहीं होती, कोई धारियां इनमें नहीं होती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। उसके अलावा ये अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। भाई मेरा मन हुआ कि मैं अपनी जो आहार नाल है उसको अंदर से हिला दूं, हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते। हमारी इच्छा पर वो काम नहीं करती, इसलिए क्या कहते हैं इनको? अनैच्छिक। कहां होती है? आंतरिक अंगों के अंदर होती है। हृदय पेशी की बात करते हैं फिर। हृदय पेशी जो है ये भी क्या होती है? रेखित तो होती है। हृदय पेशी भी क्या होती है? रेखित होती है। जैसे धारियां इसके अंदर थी वैसी धारियां इसके अंदर भी होंगी, लेकिन हृदय पेशी क्या होंगी? अनैच्छिक होंगी। भाई मेरा मन हुआ, ठीक है, कि भैया आज आज मैं हृदय को रोक दूं, अरे एक बार रुक गया तो फिर वो रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता, तो ये क्या है? अनैच्छिक है। और ये कहां होती है? हृदय के अंदर, बताई दिया मैंने। चलो जी, अब बात करते हैं, ये एक अपन ने मसल्स ने एक मसल निकाल ली है अपन ने, ठीक है। अपन ने एक मसल निकाल ली है, ये मसल है। ये पिंक कलर के अंदर जितना दिखा रहा हूं उतना ही आपको देखते जाना है, और जितना मैं दिमाग आपको बोलूं वो पॉइंट आपको देखना है बस, ठीक है। ये अपन ने एक मसल निकाली जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है। क्या अपन ने? एक पेशी निकाल ली, एक मसल अपन ने निकाल ली। अब इस मसल के अंदर क्या क्या है, इस पेशी के अंदर क्या क्या सामान भरा हुआ है, उसको अपन को देखना है। मैं ये कह रहा हूं कि पेशी अपन पढ़ रहे हैं, मसल अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन को एक मसल अपन ने निकाल ली, ठीक है। मसल मैंने ये निकाली, ठीक है, ये मसल मैंने निकाल ली। अब मैं देखना चाहता हूं कि मसल के अंदर है क्या, ठीक है। तो मसल के अंदर मैं जैसे ही घुसा तो मुझे क्या दिखाई दिए? मुझे कुछ बंडल्स दिखाई दिए,
ठीक है, मुझे कुछ बंडल्स दिखाई दिए। देखो जैसे इस पिंक कलर वाली मसल के अंदर अपन घुसेंगे तो अपन को ये ब्लू कलर वाले, देखो ब्लू कलर वाले देखना, ये ब्लू कलर के अपन को बंडल से दिखाई दिए। इनको क्या कहेंगे अपन? मसल बंडल या फिर पेशी बंडल या फिर इनको फेशिया या फिर फेसिकल्स या फिर इनको पुलिका पुलिका इनको कहते हैं। ठीक है, ये मसल बंडल कह दो, पेशी बंडल कह दो, फेसिकल कह दो, पुलिका कह दो। ठीक है, फिर मेरा मन हुआ कि मैं देखूं कि ये मसल बंडल जो है वो किसका बना हुआ है। तो मैंने देखा कि ये एक ब्लू कलर वाला मैंने देख लिया। इस ब्लू कलर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर हमें ग्रीन कलर की कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ग्रीन कलर की हमें कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। ब्लू कलर वाले के अंदर क्या दिख रही है? हमें ग्रीन कलर की कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, हरे रंग की कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये हरे रंग की संरचनाएं क्या है? ये मसल फाइबर है। ये क्या है? मसल फाइबर, जिनको हिंदी में क्या कहेंगे? पेशी तंतु कहेंगे। ठीक है, तो ये मसल फाइबर है। ठीक बात है। फिर मेरा मन हुआ कि हरे वर्ग जो हरे रंग का है, जो ये मसल फाइबर है, इसके अंदर क्या है? तो मैंने देखा इसके अंदर, तो मुझे क्या दिखाई दी? मुझे कुछ रेड रेड कलर की कुछ संरचनाएं मुझे दिखाई दी। ये देखो रेड कलर की कुछ संरचनाएं हैं, ये मुझे दिखाई दी। ये रेड कलर की संरचनाएं क्या हैं? ये मायोफाइब्रिल होती हैं, ये पेशी तंतुक होती है। ठीक, क्या होते हैं? पेशी तंतुक होते हैं। और ये मायोफाइब्रिल जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एक्टिन होता है और एक मायोसिन होता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं वापस एक बार पूरा सारा रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि मेरे को मसल पढ़नी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया? मसल आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। निकाल लीजिए बाहर, मसल को तो बाहर निकाल लिया। मसल को मैंने बाहर निकाला तो मैंने फिर देखा कि मसल के अंदर घुस के देखूं क्या दिखाई देता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे मसल क्या है, बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बनी हुई होती है। एक मसल जो है वो बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई देंगे? मसल बंडल दिखाई देंगे। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मसल बंडल के अंदर क्या है, तो मुझे दिखाई दिए बहुत सारे मसल फाइबर दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? बहुत सारे मसल फाइबर, पेशी तंतु मुझे दिखाई दिए। फिर मैंने देखा कि एक पेशी तंतु के अंदर क्या है, तो मुझे क्या दिखाई दिए? मायोफाइब्रिल दिखाई दिए, पेशी तंतुक मुझे दिखाई दिए। ठीक है, मायोफाइब्रिल। अभी मायोफाइब्रिल जो वो दो प्रकार के थे जी, एक एक्टिन था और एक मायोसिन था। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वापस बोल दूं क्या एक बार? चलो वापस बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ मसल है जी, मसल के अंदर मुझे मसल बंडल दिखाई दिए। मसल बंडल के अंदर मैं घुसा तो मुझे मसल फाइबर दिखाई दिए। मसल फाइबर के अंदर मैं घुसा तो मुझे मायोफाइब्रिल दिखाई दिए। और मायोफाइब्रिल कितने प्रकार के होते हैं? जो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ठीक बात है। चलो, सबसे ऊपर ऊपर क्या है? मसल है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको ईपीमाइसिन कह दिया। उसके बाद में बीच में कौन है आपका? मसल बंडल, तो उसको पेरीमाइसिन कह दिया। और जो अंदर है वो आपका मसल फाइबर, उसको एंडोमायोसिन कह दिया। बस इतना ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो मसल फाइबर है इसको अपन क्या मान सकते हैं? मसल सेल। ठीक है, तो ये मसल सेल को के अंदर अपन को क्या दिखाई देगा? ये मसल सेल के बाहर की जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे अपन? सार्कोलेमा। जो पेशी की जो कोशिका है, जो मसल सेल है, उसके ये जो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या कहेंगे अपन? सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो होता है उसको क्या कहेंगे अपन? सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, एक बार वापस बोलता हूँ, जो मसल सेल जो है, मसल कोशिका जो है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। देखो बाहर आपको सार्कोलेमा दिखाई दे रही है। और इसके अंदर जो कोशिका द्रव है, कोशिका तो कोशिका द्रव होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? नॉर्मल कोशिका होती है तो क्या कहते हैं अपन? साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? मसल की कोशिका, तो क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मायोफाइब्रिल जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। आ जाओ जी, उनकी बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे एक्टिन की। तो एक्टिन क्या है आपका? थिन फिलामेंट होता है, पतला तंतु होता है। अब सुनो ध्यान से, एक्टिन जो है वो आपका क्या होता है? थिन फिलामेंट होता है, पतला तंतु होता है। समझ में आ गई बात? वापस सुनो, एक्टिन थिन फिलामेंट पतला तंतु होता है। ठीक है, अब ये एक्टिन बनता कैसे वो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे ऐसे गोल 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 क्या है? ऐसे दाने से पड़े हुए, मोती से पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है? ऐसे दाने से पड़े हुए, मोती से यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक बात है। इन मोतियों को क्या कहूंगा मैं? इस एक मोती को कहूंगा मैं क्या? जी एक्टिन है जी। ये क्या है? जी एक्टिन। वापस सुनो ध्यान से, बहुत सारे एक्टिन कैसे बनता है उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक एक दाने से गोल गोल दाने से मोती से पड़े हुए हैं, अलग अलग बिखरे हुए मोती पड़े हैं, क्या है? जी एक्टिन कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? जी एक्टिन। ठीक है,
इन जी एक्टिन पर आप नोटिस करो कि ये गोल गोल तो है, लेकिन यहाँ पर आपको एक हरे कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, भैया दिखाई दे रही है। ये हरे रंग की संरचना क्या है? ये वो संरचना है कि इससे कौन आकर बंधेगा। मैंने आपको बताया कि ये आपका मायोफाइब्रिल दो प्रकार के होते हैं, एक्टिन एक मायोसिन। तो इस एक्टिन जी एक्टिन के ऊपर ये हरे रंग की जो संरचना है, यहाँ पर कौन आके बंधेगा? ये किसके लिए एक्टिव साइट है? यहाँ पर मायोसिन आके बंधेगा, मायोसिन के लिए एक्टिव साइट है। तो ये क्या है? बाइंडिंग साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मायोसिन। ठीक है, मायोसिन के साथ बंधने की जगह है। ठीक, अभी आप एक नोटिस करो कि भैया ये तो पूरा बिखरा हुआ है, मोती से बिखरे हुए। तो मैंने कहा क्या करो, मोतियों को एक साथ में पिरो दो। ठीक है, धागा लाओ, ठीक है, मोतियों को एक साथ में पूरी माला बना दो, बना देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या करी, इन मोतियों को एक साथ में धागे में पिरोया और हमने क्या किया, माला बना दी। दो मालाएं हमने बनाई। क्या बनाई हमने? दो मालाएं हमने बनाई, बना दी भैया दो मालाएं आपने। ठीक है, दो मालाएं हमने बनाई और दोनों मालाओं को हमने आपस में लपेट दिया। कैसे लपेटा? ऐसे लपेट दिया। ठीक है, कैसे लपेटा? ऐसे देखो। ठीक है, तो ऐसे हमने लपेट दिया उनको, हेलिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? हेलिक्स। दो मालाएं हमने ली और एक दूसरे को ऐसे ऐसे इस प्रकार से जो है हमने उसको लपेट दिया, लपेट दिया। ठीक है, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये मोती से पड़े थे, हमने उसको मालाएं बनाई और दो मालाएं देखो, ये एक माला देखो ऐसे 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 जा रही है और ये दूसरी माला देखो ऐसे 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 आ रही है। ठीक है, तो दोनों मालाओं को हमने आपस में लपेट दिया, लपेट दिया। अभी भी आपको ये जो हरे कलर वाली संरचना जो है वो आपको दिखाई दे रही है, और दे रही या नहीं दे रही? दे रही है भैया। ये जो जगह है वो कौन है? अभी तो बताया था भैया आपने कि ये एक्टिव साइट है। यहां पर जो मायोसिन है ना, वो आकर यहां पर बंध सकता है, उसके चिपकने की जगह है ये। ठीक है, ठीक है। मैंने इस एक गोल चक्र का नाम क्या बताया? मैंने इस एक मोती का नाम आपको क्या बताया? जी एक्टिन बताया। मैंने क्या बताया? जी एक्टिन। और बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर एक माला बनाएंगे, उस माला का नाम क्या होगा? उस माला का नाम होगा एफ एक्टिन। क्या नाम होगा? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन। वापस सुनो ध्यान से, एक मोती का नाम जी एक्टिन है और बहुत सारे जी एक्टिन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एफ एक्टिन बनाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करेगा आपको वो क्वेश्चन में कि भैया जी एक्टिन आपको क्या होता है? बहुलक होता है और एफ एक्टिन आपका एकलक होता है। लेकिन आप डटे रहना किस बात पर कि भैया जी एक्टिन जो है वो एकलक होता है, मोनोमर होता है, और आपका एफ एक्टिन जो है वो बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। ठीक, अब देखो जी, यहाँ पर अपनी माला बन गई, ऐसे भी अपन ने कर दिया, दोनों को हेलिक्स भी बना दिया। अब देखो मेरे पास में दो प्रोटीन है, एक है आपकी ट्रोपोमायोसिन जो से धागे जैसी संरचना की है। देखो ये देखो धागा सा है ना, एक तो मेरे पास में ये ट्रोपोमायोसिन है, एक मेरे पास में कुछ दाने से हैं जो ट्रोपोनिन है। ठीक है, अभी ये जो अपने माला बनाई ना, इसको सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, एक तो मेरे पास में ये प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन जैसे लंबी धागे जैसी संरचना है, और एक मेरे पास में ये दाने से है जो है ट्रोपोनिन। ठीक है, तो दो मेरे पास में प्रोटीन है। अब हम क्या करेंगे, इस माला के ऊपर, इस एफ एक्टिन के ऊपर क्या करेंगे, हम इस ट्रोपोमायोसिन को ऐसे लपेट देंगे। ये मान लो माला है एफ एक्टिन, ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ऐसे 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 क्या करूंगा, मैं ट्रोपोमायोसिन को लपेट दूंगा। तो लपेट दिया जी हमने, देखो ये ट्रोपोमायोसिन को हमने लपेट दिया, ये देखो, ये देखो ट्रोपोमायोसिन को मैंने लपेट दिया इसके ऊपर। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन को लपेट दिया हमने। अब क्या करना है अपन को, अब क्या करना है, इस ट्रोपोमायोसिन को लपेट दिया। अब ये जो बच गया ना, ये जो दाने से बच गया ट्रोपोनिन, ध्यान से सुनना, ये ट्रोपोनिन जो प्रोटीन बच गई, इसको कहां रखेंगे? इसको भैया कहां रखना है अपन को? इसको यहां रखना है, जहां जहां आपको ये देखो, ये ग्रीन कलर वाली जो एक्टिव साइट आपको दिखाई दे रही है, वहां वहां अपन क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे, इन दानों को हम लगा देंगे, इन दानों को लगा देंगे, इन दानों को हम लगा देंगे। लगा दिया जी, लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। क्या किया हमने? सिंपल कर दिया। क्या कर दिया? वापस सुनो ध्यान से, जी एक्टिन पड़े थे, बहुत सारे मोती बिखरे हुए थे, जी एक्टिन नाम था उनका, हमने जी पिरोया माला के अंदर, माला बना दी, दो मालाओं को ऐसे किया। उसके बाद में क्या किया हमने, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन थी, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन को हमने उसके ऊपर लपेट दिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, ट्रोपोनिन प्रोटीन को हमने जो एक्टिव साइट थी उनकी जगह पर हमने चिपका दिया, कि अब वो एक्टिव साइट दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, दिखाई नहीं दे रही। चलो, ये अपना एक्टिन। चलो, अब बात करेंगे मायोसिन की। ठीक है, मायोसिन जो है वो मीरोमायोसिन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? मीरोमायोसिन। जैसे एक्टिन था आपका, एक्टिन था वो किसका बना हुआ था? जी एक्टिन, बहुत सारे मोतियों का बना हुआ था। वैसे ही आपका मायोसिन जो है वो मीरोमायोसिन का बना हुआ होगा। यहां पर एकलक कौन होगा? मीरोमायोसिन एकलक है और मायोसिन बहुलक है। ठीक बात है, चलो। और मायोसिन क्या है? यहाँ पर थिक फिलामेंट है, मोटा तंतु। एक्टिन क्या था? पतला तंतु। ये क्या है? मोटा तंतु। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। ध्यान से देखो, इसके अंदर दो भाग है, शाम जैसा दिखाई दे रहा है ना ये, है ना, इसके अंदर दो भाग है।
एक तो ये देखो, ये जो फन वाला भाग है ना, सांप सांप का जो फन है, ठीक है, इसको कहेंगे हेड रीजन, ठीक है। ये जो है इतना इतना, ये वाला जो भाग है, ये क्या है, हैवी मीरोमायोसिन, भारी मीरोमायोसिन है। मैंने कहा कि मीरोमायोसिन का बना हुआ होता मायोसिन, ठीक है। तो ये इतना इतना भाग है, ये क्या है आपका हैवी मीरोमायोसिन है, जिसको शॉर्ट में अपन HMM कहेंगे, भारी मीरोमायोसिन कहेंगे। और ये जो पूंछ वाला भाग है इसका, वो क्या आपका लाइट मीरोमायोसिन है, LMM शॉर्ट में कहेंगे, हल्का मीरोमायोसिन है, ठीक। अब यहां पर आप देखो, ये क्या है जी, हेड रीजन, इसका सर है, ठीक है, इसका सिर है। सिर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, सिर के ऊपर एक है आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब यहां पर क्या होगा, आपका एक्टिन बंधेगा। और एक चीज नोटिस करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एक्टिन जो होता है ना, इस फिलामेंट पर, इस तंतु पर आपको क्या है, ये देखो हरी हरी जो जगह थी ना, जिसको अपने अभी ढका है, ठीक है, वो क्या है, वो किसके लिए है, वो इस मायोसिन के बंधने के लिए जगह है। ये हरी कलर वाली जगह किसके लिए, यहां पर मायोसिन बंधेगा, और मायोसिन के ऊपर एक्टिन के बंधने के लिए जगह होती है। ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या, एक्टिन के ऊपर मायोसिन के लिए एक्टिव साइट होती है, भाई मायोसिन यहां पर आके बन सकता है, और मायोसिन के ऊपर एक्टिन के लिए जगह होती है कि यहां पर एक्टिन आकर बन सकता है। ठीक बात है क्या, ठीक है, चलो। तो यहां पर एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट हो गई है भैया, है। एक है यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट, एक है यहाँ पर क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर एटीपी बन सकती है। ठीक बात है, इसको कहेंगे हेड, इसको कहेंगे क्रॉस आर्म, ध्यान से सुनना ये बात, क्रॉस आर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मायोसिन देख लिया, एक्टिन देख लिया, एक्टिन पतला तंतु, मायोसिन मोटा तंतु। आ जाओ, अब बात करेंगे इसकी, ये क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है, वो क्या आपका पतला तंतु है, ठीक है। आप सुन लो, रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या आपका पतला तंतु है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या आपका मोटा तंतु है। पतला तंतु कौन सा होता है भैया, एक्टिन होता है। मोटा तंतु कौन सा होता है, मायोसिन होता है। पतला तंतु दिखाई दे रहा है रेड कलर में, मोटा तंतु ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक। पतले तंतु के बीच से एक रेखा निकाली है अपन ने, पतले तंतु के बीच से एक रेखा निकाली हमने, और उस रेखा का नाम होता है जेड रेखा, ठीक है। पतले तंतु के बीच से हमने एक रेखा निकाली, उसका नाम क्या है, जेड रेखा नाम है, ठीक बात है। ऐसे ही हम इधर से भी एक रेखा निकाल देंगे, इसको कहेंगे जेड रेखा, जेड लाइन निकाल दी। तो दो जेड रेखाओं के बीच की जो जगह होती है ना, दो जेड रेखाओं के बीच की जगह होती है, उसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। आप सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में ये पतला तंतु है, पतला तंतु के बीचों बीच हमने एक लाइन खींची, जिसको अपन कहेंगे जेड रेखा कहेंगे। ऐसे ही हमने इस साइड में भी जेड रेखा खींच ली। दो जेड रेखाओं के बीच की जो जगह है, जो दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहा जाता है। और ये सार्कोमियर क्या है, ये सार्कोमियर क्या होता है, इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, क्या होता है ये कार्यात्मक इकाई होती है, संकुचन की कार्यात्मक इकाई। नोट्स में ऐड कर देते हैं, चलो। संकुचन की कार्यात्मक इकाई, संकुचन की कार्यात्मक इकाई होती है ये, ठीक बात है, चलो। तो यहां पर आपको पता लग गया कि पतला तंतु कौन सा है, मोटा तंतु कौन सा, और जेड रेखा क्या है, और बीच में सार्कोमियर क्या है। दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी होती है, उसको सार्कोमियर कहते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, इस डायग्राम को देखते जाना बस। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं ताकि आपको सही दिखाए, ठीक। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे आप एक चीज बताओ, इस दो जेड रेखाओं के बीच में ही आपको देखना है, और कहीं नहीं देखना आपको, ठीक है। दो जेड रेखाओं के बीच की जगह, मतलब ये वाली जगह आपको सिर्फ देखनी है, ये वाली जगह, ठीक। अब मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसी दूरी बताओ, ऐसी जगह बताओ, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा हो। ऐसी जगह बताइए जहां पर आपको सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा हो। तो वो ऐसी जगह कौन सी है, ये वाली जो जगह है ना, ये और यहां से ये, इतनी इतनी जो जगह है, उसमें मेरे को सिर्फ आपका पतला तंतु दिखाई दे रहा है। इतनी इतनी जगह जो है, उसमें मुझे सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इधर मैं चला जाऊंगा तो मुझे देखो, यहां से अगर मैं यहां आ गया तो बीच में देखो मोटा तंतु भी आ गया। मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि दो जेड रेखाओं के बीच में पतला तंतु कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ मुझे इतनी सी दूरी में सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है। इतनी सी दूरी में मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है। इस जगह को क्या कहूंगा मैं, आई बैंड कहूंगा। क्या कहूंगा, आई बैंड। ऐसी जगह जहां सिर्फ आपको पतला तंतु दिखाई दे रहा हो, जैसे मुझे यहां से यहां तक क्या पतला तंतु दिखाई दे रहा है, तो ये क्या आई बैंड है, ठीक बात है। ऐसे ही मैं इधर देखूंगा तो यहां से यहां तक मुझे पतला तंतु दिखाई दे रहा है, तो ये क्या आई बैंड है, ठीक है। ऐसे ही इस जेड लाइन के इधर इस साइड वाले भी तो अपन तो एग्जांपल के लिए पढ़ रहे हैं ना, इतना सा लंबा होगा ना, तो इधर भी ये आई बैंड होगा, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ
कि इस दो जेड रेखाओं के बीच में सिर्फ मोटा तंतु दिखाई दे, ऐसी दूरी कितनी है? तो ये जो जगह है ना, यहां से लेके ये वाली जगह जो है, इसमें सिर्फ मुझे मोटा तंतु दिखाई दे रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस जो जगह जिसमें सिर्फ मोटा तंतु दिखाई देता है उसको कहते हैं एच क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एच क्षेत्र। ऐसी जगह जिसमें सिर्फ पतला तंतु दिखाई देता है उसको कहते हैं आई बैंड, और जिसमें सिर्फ मोटा तंतु दिखाई देता है उसको कहते हैं एच क्षेत्र। ठीक बात है। और मैं आप कह रहा हूं कि आपको ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी है इसमें जिसमें आपको पतला तंतु और मोटा तंतु दोनों दिखाई दे रहे हो। तो दोनों जहां साथ में दिखाई दे रहे हो वो जगह ये है, दोनों साथ में दिखाई दे रहे हो, वो दूरी ये वाली है, ये वाली। एक मिनट में इसको सही से करता हूं। ये वाली जो दूरी है ना, इसमें मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं, पतला तंतु और मोटा तंतु दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। दोनों साथ में जहां दिखाई देते हैं उसको कहते हैं ओ क्षेत्र। ये एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन सुन लो है ना, ये ओ क्षेत्र है। ठीक है, ओ वाला नहीं, बाकी तो सारा है। ठीक है, ऐसे इधर भी होगा, ये ओ क्षेत्र। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि दो आई बैंड के बीच की जो जगह है ना, उसको अपन कहेंगे ए बैंड। ये क्या आपका ए बैंड। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि दो जेड रेखाओं के बीच में, दो जेड रेखाओं के बीच में आपको ये देखना है कि जहां आपको पूरा आपको क्या दिखाई दे, मोटा तंतु दिखाई दे। पूरा मोटा तंतु मुझे यहां दिखाई दे रहा है। आपको पता है तंतु से कोई मतलब नहीं है, आपको मोटा तंतु देखना है ना। ये मोटा तंतु पूरा मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। पूरा मोटा तंतु जहां से दिखाई दे रहा है वो आपका ए बैंड होता है। आई बैंड क्या होता है? जहां आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मोटा तंतु दिखाई दे, वो आपका आई बैंड होता है। जहां आपको सिर्फ और सिर्फ मोटा तंतु दिखाई दे, वो आपका एच क्षेत्र होता है। ठीक है, और जहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मोटा पतलू से, आपको सिर्फ मोटा तंतु देखना है, ये यहां से देखो, यहां से। ठीक है, बीच में बतला रहा तो वो पड़े रहने दो, लेकिन मोटा तंतु आपको देखना है पूरा, तो ये आपका ए बैंड हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब संकुचन होगा ना, संकुचन होगा तब क्या होगा बता देता हूं आपको। संकुचन होगा तब क्या होगा, ये दो जेड रेखा है ना, ये जेड रेखा, ठीक है, ये ऐसे आपस में ऐसे, ये इधर आएगी और ये इधर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सार्कोमियर है ये घटता जाएगा। दो जेड रेखाएं जो है ये पास आती जाएंगी। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ ना, हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, तो ये जो जेड रेखा है ये इधर आ रही है, ये वाली जेड रेखा इधर आ रही है, और जो बीच की जो जगह सार्कोमियर वो कम होती जाएगी। आगे बात करेंगे इसकी। अब बात करेंगे पेशी संकुचन की क्रिया किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से पेशी संकुचन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये यहां पर क्या है आपका, ठीक है, न्यूरॉन मान लो। ठीक है, यहां पर क्या है, ये न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है, आपकी मसल है। ठीक ठीक, मसल। ये आपका न्यूरॉन है, ये आपकी मसल है। मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूं। ठीक है, और मैंने अपना हाथ ऐसे हिलाया, तो होगा क्या, यहां से सिग्नल आएगा, यहां से सिग्नल आएगा दिमाग से। ठीक है, सीएनएस से सिग्नल आएगा, और यहां पर क्या केमिकल है, ये केमिकल जो आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है क्या है, आपका एसिटाइल कोलिन। ये क्या है, एसिटाइल कोलिन। और यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर आप नोटिस करो कि जो है न्यूरॉन, न्यूरॉन और आपका मसल के बीच में यहां पर क्या बनता है, जंक्शन बनता है। न्यूरॉन और मसल के बीच में यहां पर क्या बनता है, जंक्शन बनता है। देखो यहां पर ये न्यूरॉन है, यहां पर ये मसल है, दोनों आपस में यहां पर आगे जुड़ गए। ठीक है, इस जंक्शन को क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। सीधी सी बात है, न्यूरॉन आ रहा है तो न्यूरो मसल के साथ जुड़ रहा है, मसल जंक्शन तो जंक्शन। ठीक है, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं उसको, शॉर्ट में अपन एनएमजे कह सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है एनएमजे नाम से, और मोटर एंड प्लेट भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ये सिग्नल जो दिमाग से आया कि मेरे को हाथ हिलाना है, तो ये सिग्नल कहां भेजेगा, इस मसल के जो सार्कोलेमा जो है ना, ये जो सार्कोलेमा, सार्कोलेमा किसको कहा था अपन ने, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपकी मसल की। ठीक, तो यहां पर इसको सिग्नल देगा। सिग्नल जब देगा तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, किसके अंदर, सार्कोलेमा जो है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्रिया विभव जो है वो जनरेट होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, जब इस सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट होता है, तो आपकी सार्कोलेमा के अंदर जनरेट होता है। ठीक बात है। अब सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो कहां जाएगा, सार्कोप्लाज्म के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, सार्कोप्लाज्म के अंदर। अरे करंट आया है, करंट सबसे पहले कहां आया, सार्कोलेमा के अंदर। अब वो सार्कोलेमा से वो करंट कहां जाएगा, सार्कोप्लाज्म के अंदर जाएगा। और सार्कोप्लाज्म के अंदर कौन बैठा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठा है। जैसे नॉर्मल कोशिकाओं के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में वो करंट आ जाएगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, कैल्शियम आयन भरे हुए होते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुन लेना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, कैल्शियम आयन भरे हुए होते हैं। जैसे ही करंट इनके पास में आएगा, ये कैल्शियम आयन जो है वो यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलकर क्या करेंगे, ये कैल्शियम आयन बाहर निकलकर कहां जाएंगे, ये बाहर निकलकर जाएंगे किसके पास में, ये बाहर निकलकर जाएंगे
इन ट्रोपोनिन प्रोटीन के पास में। ये जो दाने से अपने लगाए थे वो बाहर निकल कर कहाँ आएंगे, इन ट्रोपोनिन प्रोटीन के पास में आएंगे। जो कैल्शियम आयन है वो आएंगे इन ट्रोपोनिन प्रोटीन के पास में और आगे क्या करेंगे, इन दानों को हटा देंगे, इन दानों को यहां से हटा देंगे। जैसे ही ये दाने हटेंगे तो वो हरे रंग वाली जो आपकी एक्टिव साइट है वो दिखाई देने लगेगी, और जैसे ही वो एक्टिव साइट दिखाई देने लगेगी ये मायोसिन जो है ना, मोटा तंतु, ये पागल हो जाएगा। ये क्या होगा, पागल हो जाएगा। जैसे ही इसको एक्टिव साइट दिखेगी ये पागल होगा और जाकर क्या करेगा, ये मान लो पतला तंतु है और ये मोटा तंतु है, जाकर ऐसे चिपक जाएगा, उसके दोनों ऐसे तंतु आपस में चिपक जाएंगे। इतनी देर क्यों नहीं चिपक रहे थे, इसलिए नहीं चिपक रहे थे क्योंकि यहाँ पर अपने प्रोटीन लगा रखी थी, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन लगा रखी थी, जिसने ढका हुआ था किसको, एक्टिव साइट को। और वो एक्टिव साइट कैसे खुली, जैसे कैल्शियम आयन यहाँ से आया और कैल्शियम आयन आकर क्या किया, इसने इसके साथ में बंधा और इस ट्रोपोनिन प्रोटीन को हटाया, और हटाने के बाद में वो एक्टिव साइट खुली और ये आके चिपक गया। ठीक है, चिपकन हो गई। हम देखना आगे किस प्रकार से चिपका, वो आपको पता लग गया। चलो अब बात करेंगे अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। आ जाओ, ये यहाँ पर देखो आपको, ये यहाँ पर देखो, ये आपका पतला तंतु है, एक्टिन तंतु, ये आपका मायोसिन तंतु, मोटा तंतु, और ये देखो इसका हेड जो है इसे देखो चिपका हुआ है। और दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एनसीईआरटी का डायग्राम है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चिपका हुआ है, चिपका हुआ है भैया, चिपका हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। ठीक बात है। चलो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि मायोसिन के सिर के ऊपर क्या होता है, आपकी एटीपी के लिए एक जगह होती है। ठीक है, और यहाँ पर जब चिपकेंगे ये तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और एनर्जी किसमें होती है, एटीपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक्टिन तंतु है, ये मायोसिन तंतु, और यहाँ पर एटीपी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलो ये यहाँ पर देखो चिपक गए, और यहाँ पर ये क्या बनता है, दोनों चिपक गए, और यहाँ पर क्या बनता है, क्रॉस सेतु बनता है। क्या बनता है, क्रॉस सेतु। ठीक है, ऐसे ऐसे बन गया, दोनों चिपक गए आपस में, और यहां पर क्या बन गया, क्रॉस सेतु या फिर क्रॉस ब्रिज कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, क्रॉस सेतु या फिर क्रॉस ब्रिज, क्रॉस सेतु का बनना। तो ये एग्जाम में ये पूछ सकता है क्रॉस ब्रिज कहां बनता है, कि भैया जब एक्टिन और मायोसिन आपस में आपके चिपकते हैं तब आपका बनता है। इसको मायोसिन शीर्ष है, ये इसके चिपक गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऐसे चिपक गया, चिपक गया। अब क्या होगा, अपन को संकुचन करवाना अपनी मसल्स के अंदर, तो ये क्या होगा, ये ऐसे पीछे जाता जाएगा, इस प्रकार से स्लाइड करेगा, इस पर ऐसे चिपके हुए, इस प्रकार से स्लाइड करता जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से स्लाइड करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो क्या होगा कि यहाँ पर चिपक गया था। अब ये देखो पतला तंतु जो है वो इधर जाता जाएगा आगे की तरफ, और ये देखो सिर जो है ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ऐसे होगा देखो, ऐसे, ये देखो ये पीछे जा रहा है, ठीक है, और ये आगे जा रहा है, ठीक, इस प्रकार से। ठीक, और जो एटीपी यहाँ पर काम में आई थी, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और आपका एडीपी था, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका क्रॉस ब्रिज जो वो टूट जाएगा। ये देखो यहाँ पर स्लाइड हो गया, पतला तंतु जो स्लाइड हो गया, और यहाँ पर जो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्रॉस ब्रिज जो यहाँ पर बना था, दोनों आपस में चिपके थे, वो अब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अब अगर आपको वापस संकुचन और संकुचन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक और एटीपी लगेगी जी, एक और एटीपी आपकी लगेगी, एक और एटीपी यहाँ पर लगेगी तो वापस से चिपक जाएगा, वापस इस प्रकार से साइकिल जो है वो चलती रहेगी, इस प्रकार से साइकिल जो है वो चलती रहेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो यहाँ पर इस अपन संकुचन के काम में क्या है, एटीपी लगती है जी, एनर्जी लगती है, इसलिए तो जो है को थोड़ी देर बाद में अपन को क्या है, एनर्जी कम फील होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वही चीजें देखो, एच क्षेत्र, ठीक है, एच जोन, ठीक है, आई बैंड, ए बैंड, ये भी मैंने आपको बताया था, वही चीजें हैं। ठीक है, शिथिल अवस्था के अंदर कुछ इस प्रकार का अपन को सीन दिखाई देता है। ये दो जेड रेखा है, इनके बीच की जगह सार्कोमियर है। ठीक है, शिथिल अवस्था में अपन को ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, जैसा ही अपन संकुचन करेंगे, मसल पेशियों के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा, तो क्या होगा, दो जेड रेखाएं क्या होगी, पास पास आ जाएंगी, दो जेड रेखाओं के बीच की जगह कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर शिथिल अवस्था में, रिलैक्स कंडीशन के अंदर देखो, दो जेड रेखाओं के बीच की जगह कितनी थी, इतनी थी, और जैसे संकुचन हुआ तो कितनी होगी, इतनी हो गई। देखो कम होगी ना, पहले से कम हो गई होगी भैया। और अधिकतम जब संकुचन हो जाएगा भाई, इससे ज्यादा मैं और अंदर नहीं ला सकता, और ज्यादा संकुचन नहीं हो सकता। अधिकतम संकुचन जब हो जाएगा तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो इससे कम, इससे और ज्यादा संकुचन नहीं हो सकता, तो सार्कोमियर जो है वो घटता जा रहा है। ठीक बात है, अरे समझ में आई चीजें, ठीक 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 ठीक। चलो, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, देखो, ये देखो पतला तंतु देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, पतला तंतु देखो एक दूसरे के, ये देखो पतला तंतु, ये देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में इतनी जगह थी, यहाँ और पास पास आ गए पतला तंतु, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। देखो अब संकुचन के दौरान क्या क्या होता है वो देख लो भाई। संकुचन के दौरान अपरिवर्तित कौन रहता है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो आपका मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, मायोसिन, एक्टिन
और ए बैंड के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, तो बदलाव आता किसके अंदर है, किसकी लंबाई कम होगी, सार्कोमियर जो वो घटता जाता है। यहाँ पर सार्कोमियर इतना था, यहाँ पर कम हो गया और यहाँ पर और कम हो गया, तो सार्कोमियर जो है वो घटता है संकुचन के दौरान। और एक क्या है, आई बैंड जो है वो भी कम हो जाता है, आई बैंड जो है वो भी कम हो जाता है। आई बैंड मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी जगह जहां पर आपको सिर्फ क्या और सिर्फ क्या दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ आपको पतला तंतु दिखाई दे, और यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे देखो यहाँ पर आई बैंड इतना था, ठीक है, यहाँ पर वो इतना सा रह गया, ठीक है, और यहाँ तो बिल्कुल खत्म ही हो गया आई बैंड, ठीक है। तो आई बैंड जो घटता जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आई बातें। चलो पेशियों का बार बार जो आपका सक्रिय होना, अगर पेशियों का बार बार सक्रिय करोगे, एक्सरसाइज बार बार करोगे, तो क्या होगी, आपकी लैक्टिक एसिड जो वो जमा होने लग जाएगी, सबको पता आपको ये, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जमा क्यों होती है, ग्लाइकोजन का क्या हो जाएगा, अवायवीय रूप से क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो है वो क्या होगी, एनएरोबिक रूप से, अवायवीय रूप से क्या हो जाएगी, टूटेगी, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनता है, और ये थकान का कारण बनता है। जब लैक्टिक एसिड हो जाता है, जमा हो जाएगी, तो थकान होने आपको लग जाएगी, ठीक है। अब दो प्रकार की पेशियां हैं जी, एक है आपकी लाल पेशी और एक होती है सफेद पेशी। लाल पेशी क्या होती है, सफेद पेशी क्या होती है, ध्यान से सुनो। एक रेड मसल है, एक आपकी व्हाइट मसल है, देखो ध्यान से। लाल पेशी जो उसके अंदर क्या होती है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन अधिक होता है। जैसे अपने अंदर हीमोग्लोबिन होता है रक्त के अंदर, अरे खून लाल क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन मौजूद है। वैसे ही यहाँ पर मायोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है, ठीक है, एक वर्णक है, जिसकी वजह से लाल पेशी लाल है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल पेशी लाल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मायोग्लोबिन जो वो अधिक होता है, मायोग्लोबिन अधिक होता है, और इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जो आपकी लाल पेशियां, इनके अंदर वो क्या अधिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो वो भी अधिक होते हैं। लाल पेशियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होने से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वायवीय सब्शन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पर वायवीय सब्शन, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक है तो वायवीय सब्शन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें अधिक अधिक होती है, मायोग्लोबिन अधिक, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक। एक चीज कम होती है, क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पर कम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर कैल्शियम आयन भरे हुए थे, याद करो, दिखा देता हूँ, चलो आ जाओ। देखो कैल्शियम आयन भरे हुए थे, ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें सफेद पेशी की, तो यहाँ पर मायोग्लोबिन कम होगा, सीधी सी बात है, पिगमेंट कम है तभी तो सफेद कलर है ना, बना तो लाल कलर होता है, इसका भी सफेद रंग होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर कम होगा, और जब माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो यहाँ पर वायवीय सब्शन नहीं होगा, अवायवीय सब्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अवायवीय सब्शन। यहाँ पर बाकी सारी चीजें कम है, एक चीज अधिक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर अधिक होगा। कैल्शियम आयन वाला जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर वो कम था, यहाँ पर वो अधिक है, ठीक बात है। आगे बात करेंगे अपन मानव कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं। मानव कंकाल तंत्र जो है, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं भैया, 206 हड्डियां होती हैं, सबको पता है, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मानव कंकाल तंत्र को अपन दो भागों में विभाजित करेंगे, कितने भागों में, दो भागों में अपन विभाजित करेंगे। एक है अक्षीय कंकाल और एक है उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर कौन आएगा, ये आपका सिर आ गया, ये आपका धड़ आ गया, बीच में आपका वक्ष जो है ये आ गया, ठीक है, और पीछे आपका मेरुदंड जो है वो आ गया ना, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आ गया। ये किसके अंदर आते हैं, आपके अक्षीय कंकाल के अंदर। ये बीचों बीचों वाला जो सिस्टम है वो आपका अक्षीय कंकाल के अंदर आता है। एक मिनट दीजिए, मैं चार्ज लगा दूं लैपटॉप, जस्ट एक मिनट। बस एक मिनट, एक मिनट दीजिए बस। ठीक ठीक ठीक। ठीक। तो मानव कंकाल को दो भागों में, अक्षीय कंकाल कौन सा होगा, जो आपका बीचों बीच हो जाओ, सिर आपका फेस आ गया, वक्स आ गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। टोटल हड्डियां कितनी है भैया, 206 होती हैं। 206 में से आपकी जो अक्षीय कंकाल है इसके अंदर कितनी होंगी, 80 हड्डियां जो आपकी, वो आपके अक्षीय कंकाल के अंदर होगी, सिर धड़, ठीक है, पीछे आपका मेरुदंड, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रकार है वो आपका उपांगी कंकाल। कौन सा कंकाल, उपांगीय कंकाल, ठीक है। उपांगी कंकाल के अंदर कौन आएंगे, आपके आएगा ये हाथ वाला, ठीक है, आपके पैर, ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके उपांगी कंकाल के अंदर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहेंगे। कितनी हड्डियां होंगी भैया, 206 में से 80 हड्डियां तो अक्षीय कंकाल के अंदर होती हैं, बच्ची कितनी, 126, तो वो किसके अंदर होंगे, आपके उपांगी कंकाल के अंदर होंगी। अगर सिंपल सी बात है, मानव कंकाल के अंदर 206 हड्डियां, दो प्रकार का होता है जी, अक्षीय कंकाल 80 हड्डियां, ठीक है, उपांगी कंकाल जिसमें आपके हाथ आएंगे 126 हड्डियां, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपन अक्षीय कंकाल की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है, ठीक बात है। तो आपके अक्षीय कंकाल के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो क्रोटी, ठीक है, क्रोटी किसको कहते हैं, आपके स्कल को, ठीक है। तो क्या है, स्कल आपका आएगा ना। आपकी स्कल के अंदर कितनी हड्डियां हैं जी,
22 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 22 हड्डियां आपकी स्कल के अंदर है, जिसके स्कल के अंदर आपकी ये खोपड़ी आ गई और आपका चेहरा आ गया, ठीक है। तो इतने इतने भाग के अंदर क्या है आपकी 22 हड्डियां हैं, ठीक है। फिर आपकी कर्णस्थियां, कर्णस्थियां क्या आपकी कान के अंदर, यहाँ पर कान में जो हड्डियां हैं वो क्या आपकी कर्णस्थियां हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है मेरुदंड। मेरुदंड क्या है आपकी, जो आपके पीछे जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, इसको मेरुदंड कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके अंदर वाली हड्डियां कितनी होंगी? 26 हड्डियां इसके अंदर है। फिर आपकी वक्सीय, वक्सीय जो आपका वक्स है ये आपका, ये थोरैक्स, थोरैक्स के अंदर कितनी है? 25 हड्डियां थोरैक्स के अंदर है। और फिर आपकी एक बोन है हायोड बोन, जो यहाँ पर होती है हायोड बोन, ठीक है, ये एक होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि आपका, उसे तो लिखा हुआ यहाँ पर अक्षीय कंकाल में, लेकिन एक बार यहाँ वो लिख देते हैं, 80 हड्डियां हैं। 80 हड्डियों का पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया। स्कल के अंदर कितनी? 22। 80 में से 22 स्कल के अंदर, 80 में से 6 किसके अंदर? कर्णस्थियां, ठीक है। 80 में से 26 किसके अंदर? मेरुदंड। 80 में से 25 किसके अंदर? थोरैक्स के अंदर। 80 में से एक हायोड बोन हो जाएगी, ठीक है। चलो बात करेंगे सबसे पहले स्कल के बारे में। स्कल के अंदर, स्कल के हिस्से में कितनी आई है? 22 हड्डियां आई हैं। अब ये 22 हड्डियां कहाँ कहाँ है वो देखो जी, कौन कौन सी हैं। अब स्कल के अंदर क्या है? एक तो आपका ये खोपड़ी आ गई, ठीक है, और एक आपका चेहरा आ गया, ठीक है। एक तो आपकी खोपड़ी आ गई और एक आपका क्या आ गया? चेहरा आ गया, ठीक है। ये देखो चेहरा और ये खोपड़ी, ठीक है। फेशियल, मेरे चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 22 में से 14 जो हड्डियां, 14 जो हड्डियां हैं वो क्या आपकी फेशियल है, चेहरे के अंदर होती हैं 14, ठीक है, 14 हड्डियां। और क्रेनियल जो अभी कपाल है, जो आपका सिर है, इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं? इसके अंदर 8 हड्डियां हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, फेशियल में कौन कौन सी है? नेजल बोन, ठीक है, इंफीरियर नेजल है, ठीक है। कितनी होती है? दो नेजल, दो इंफीरियर नेजल, दो मैक्सिला होती है, दो ही, एक मैंडिबल होती है। वापस सुनो ध्यान से, दो नेजल, दो इंफीरियर नेजल, दो मैक्सिला, एक मैंडिबल होती है, एक वूमर बोन होती है, और जाइगोमेटिक दो होती हैं, ठीक है, और पेलाइटन दो होती हैं, लैक्रिमल दो होती हैं। तो ये हड्डियों के नाम आपको याद रखने हैं, कितनी होती हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 14 में से पूरा हिसाब बता दिया मैं आपको। नेजल दो, ठीक है, 14 में से दो नेजल होती है, 14 में से दो आपकी इंफीरियर नेजल, 14 में से दो आपकी मैक्सिला, एक आपकी मैंडिबल होती है, एक वूमर होती है, एक दो जाइगोमेटिक, एक दो आपकी पेलाइटन, और आपकी दो लैक्रिमल होती हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर बात करें क्रेनियल, कपालीय हड्डियां, तो कपाल के अंदर वो कितनी है? 8 है जी। कौन कौन सी? पैराइटल, दो आपकी पैराइटल है, दो आपकी टेम्पोरल है, एक आपकी फ्रंटल है, ठीक है, सामने वाली फ्रंटल, एक आपकी स्फिनोइड है, एक आपकी इथमोइड है, और एक आपकी पीछे ओसिपिटल है, ठीक है। तो इन सारी हड्डियों का आपका नाम याद होनी चाहिए, कौन सी कितनी है ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करें कर्णस्थियों की, कर्णस्थियां कितनी है टोटल? 6 है। टोटल कितने हैं? 6। तो अपने कान कितने हैं? 2 हैं, मतलब एक कान के अंदर कितनी होंगी? 3 हड्डियां होंगी, ठीक है। तो दोनों कानों के अंदर होगी ना 6। तो ये कौन कौन सी हड्डियां? 3। एक है मेलियस, इंकस और स्टिपीज। कितनी है? मेलियस, इंकस, स्टिपीज। इस वाले कान की बात करूं तो इसके अंदर एक मेलियस होगी, एक इंकस होगी, एक स्टिपीज होगी। वैसे ही मैं इस वाले कान की बात करूं तो इसके अंदर एक मेलियस होगी, एक इंकस होगी, एक स्टिपीज होगी। एक इसके अंदर 3, तो इसके अंदर भी 3 हो जाएंगी, 6 होगी टोटल हड्डियां। कर्णस्थियां 6 होती है। फिर बात करें मेरुदंड की, कितनी हड्डियां होती हैं जी? 26 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रम 1 होती है, कोक्लिक्स 1 होती है। एग्जाम आपको नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा भाई, ठीक है। पहले तो आपको टोटल याद होनी चाहिए कि मेरुदंड के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 26 होती है भैया, ठीक है। सर्वाइकल कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। सह से सर्वाइकल और सह से आपका 7, ठीक है। सह से सर्वाइकल, सह से 7। थोरेसिक कितनी? ठीक है, टी से थोरेसिक, टी से 12, 12, ठीक है। लंबर आपकी 5, ठीक है, और सेक्रम 1, और आपकी कोक्लिक्स 1, ठीक है। वक्ष से थोरेक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है? आपकी वक्ष के अंदर यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर इस पिंजरे में क्या है? इस पिंजरे में यहाँ पर पसलियां हैं जी। क्या है? पसलियां हैं। ये साइड में क्या है? पसलियां। और बीच में एक हड्डी है, बीच में यहाँ बीचों बीच एक हड्डी होती है। माइक थोड़ा हिल रहा होगा, ठीक है। बीच में यहाँ एक बीचों बीच एक हड्डी होती है, इसको कहते हैं स्टर्नम, उरोस्थि कहते हैं। कौन सी अस्थि? उरोस्थि, ठीक है। यहाँ पर स्टर्नम होती है और ये एक ही होती है। कैसी होती है? एक ही होती है। और इसके बारे में आपको लिख भी देता हूं, कैसी होती है? चपटी होती है। वैसे थोड़ा आगे लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे भी लिख देता हूँ। कैसी होती है? चपटी होती है, ठीक है, फ्लैट होती है ये वाली बोन, उरोस्थि। और यहाँ पर ये क्या है? पसलियां हैं जी, रिब्स हैं। ये रिब्स के कैसी होती है? चपटी होती है। ये रिब्स भी कैसी होती है? चपटी होती है। कितनी होती है रिब्स? 24 आपकी पसलियां होती हैं, ठीक है बात है। हायोड बोन जो एक यहाँ पर अकेली पड़ी होती है, वो आपकी एक होती है। चलो ये बात कर ली अपन ने किसकी? अक्षि कंकाल, 80 हड्डियों का लेखा जोखा अपन ने ले लिया। अब बात करेंगे अपन उपांगी कंकाल के बारे में, बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन से? आपकी जो हाथ पैरों वाली जो हड्डियां वो अपेंडिकुलर के अंदर आएंगी। कितनी हड्डियां होती है अपेंडिकुलर? पहले तो उनका बात कर लेते हैं। 126 होती हैं। अब 126 हड्डियों का अपन को लेखा जोखा करना है, ठीक है।
उपांगी कंकाल में क्या होते हैं, पहले तो मेखला बनते हैं। ये मेखला क्या है, गीडल कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, गीडल्स, हिंदी में मेखला। ठीक है, क्या होता है जी, मैंने कहा कि इसके अंदर आपकी आपकी हाथ की हड्डियां आएंगी। ठीक है, अब ये हाथ की जो हड्डी है वो इस आपके अक्षी कंकाल से जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर ये इस कंधे में, एक जो कंधा है आपका, जो शोल्डर है, इसके अंदर क्या बनता है, मेखला बनता है। क्या बनता है, मेखला, गीडल बनता है। देखो दोनों यहाँ पर पूरा मेखला बनता है, ये देखो दोनों साइड में एक मेखला बनेगा। एक साइड की बात करें तो आधा मेखला, पूरी दोनों साइड की बात करें तो पूरा मेखला। क्या क्या होता है इसके अंदर, मेखला के अंदर, वो देखो ध्यान से। पीछे आपको एक एक हड्डी दिखाई देती है, पीछे आपको एक हड्डी फील हो रही होगी, जो आपकी त्रिकोणीय शेप की होती है, ट्राइंगुलर शेप की होती है, ट्राइंगल जैसा त्रिकोण होता है ना, त्रिभुज, उस शेप की होती है। यहाँ पर एक ट्राइंगल ना, पीछे से आप किसी बच्चे को देखो ना, खुद को भी देख लेना मिरर के अंदर, खुद को देखो, फोटो वोटो देख लेना। ठीक है, पीछे आपको यहाँ पर इस साइड में भी क्या है, एक ट्राइंगल सी ऐसी हड्डी है, ऐसी से एक हड्डी है। ठीक है, इस थोड़ा सही बनाते हैं, ऐसी सी एक हड्डी है। ठीक है, और इस साइड में, दोनों साइड में एक ट्रायंगुलर बोन है, इसका नाम क्या होता है, स्कैपुला। क्या नाम होता है, स्कैपुला नाम होता है। और एक हड्डी यहाँ होती है, एक हड्डी यहाँ होती है, देखो ये वाली। ठीक है, ये पता नहीं मेरे को दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, एक हड्डी यहाँ होती है, जो लड़कियों को काफी दिखाई देती है। ठीक है, और जो पतली लड़कियां होती है उनमें काफी दिखाई देती है, यहाँ पर ये वाली हड्डी। ठीक है, यहाँ हड्डी होती है, वो है ना लंबी सी, लड़कियों में दिखाई देती है, हीरोइन वगैरह में दिखाई देती है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है इसको, कहते हैं क्लेविकल, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्लेविकल। तो यहाँ पर दो हड्डियों का नाम बताया मैंने आपको, कि गिडल्स जो होते हैं आपके, वो दो प्रकार के होते हैं, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर आपके नीचे होगा, पेल्विस रीजन में। तो यहाँ पर वाला होगा, इसका नाम क्या है, अंश मेखला। क्या कहेंगे इसको, अंश मेखला कहेंगे। थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, अंश मेखला, इसको कहेंगे अंश मेखला। ठीक है, इंग्लिश में आती है पेक्टोरल गिडल कहेंगे। और जो नीचे जो है आपका, नीचे जो पैर जुड़ेंगे, यहाँ पर तो हाथ जुड़ेंगे, नीचे जो यहाँ पर पैर जुड़ेंगे, वहां होगा श्रोणी मेखला, इंग्लिश में पेल्विक गिडल कहेंगे। ठीक है, जो आपका अंश मेखला है वो किस किस से बना होता है, स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, एक ट्राइंगुलर हड्डी है। ठीक है, आपकी त्रिकोणीय आपकी, हाँ, अस्थि है। ठीक है, दो होती हैं जी, एक इस साइड में, एक इस साइड में, और दो क्लेविकल बोन होती हैं आपकी, एक इस साइड में, एक इस साइड में। ठीक है, चलो श्रोणी पेल्विक गिडल की बात करें, श्रोणी मेखला की बात करें, तो यहाँ पर हड्डी होगी कोक्सल बोन। कौन सी, कोक्सल बोन, श्रोणी अस्थि कहेंगे इसको। ठीक है, कितनी होती है, दो होती हैं। चलो, अब अपने मेखला की बात कर ली, अब अपने हाथ पैरों की बात करते हैं। तो पाद की बात करते हैं, पाद मतलब लिम्स, आपके जो हाथ पैर हैं इनको पाद कहते हैं। ठीक है, अब पाद जो वो दो प्रकार के होते हैं जी, एक अग्रपाद और एक आपका पश्चपाद। अग्रपाद मतलब इंग्लिश में फोर लिम्स, आपके जो आपके हाथ हैं इनको क्या कहेंगे, अग्रपाद कहेंगे, फोर लिम्स कहेंगे। और पश्चपाद मतलब आपके जो पैर हैं, हिंड लिम्स। ठीक है, चलो, अग्रपाद के अंदर कौन कौन सी हड्डियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। अग्रपाद के अंदर ये वाली हड्डी जो आपकी, ठीक है, भुजा के अंदर जो आपकी हड्डी है इसको क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्यूमरस, ये वाली हड्डी ह्यूमरस। फिर आपकी आ जाएगी क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो हड्डियां हैं, यहाँ पर दो हड्डियां हैं, एक आपकी हो जाएगी इस साइड में, जो आपकी थंब वाली साइड में जो है वो आपकी रेडियस, और इस साइड में जो आपकी वो अल्ना। ठीक है, तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। ठीक है, एक हाथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर आपको क्या आ जाएगी, कलाई। कलाई के अंदर क्या होती है आपकी, कार्पल्स। ठीक है, कलाई के अंदर क्या होंगी आपकी, कार्पल्स, कितनी होंगी, चार। ठीक है, फिर आपकी क्या आ जाएगा, हथेली। हथेली के अंदर क्या होंगी, मेटाकार्पल्स, कितनी होंगी, पांच। फिर आपकी आ जाएंगी अंगुलियां। ठीक है, अंगुलियों के अंदर कितनी होंगी, फेलेंजेस होंगी, कितनी होंगी, 14। ठीक बात है, तो ये एक हाथ का हिसाब आ गया। ठीक बात है, चलो, दूसरे हाथ के अंदर भी सेम ही होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, अग्रपाद के अंदर क्या क्या होगा जी, ह्यूमरस होंगी। क्या, ह्यूमरस। ह्यूमरस कितनी होंगी, दो। दो कैसे होंगी भैया, एक हाथ के अंदर एक होगी तो दूसरे हाथ के अंदर एक होगी, दोनों हाथों के अंदर कितनी हो जाएंगी, दो ह्यूमरस हो जाएंगी। रेडियस कितनी होंगी, एक हाथ के अंदर एक, तो दोनों के अंदर कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। अल्लाह, एक हाथ के अंदर एक, दोनों के अंदर कितनी हो जाएंगी, दो। कार्पल, एक हाथ के अंदर चार, तो दोनों के अंदर 8 हो जाएंगी। मेटा कार्पल, एक हाथ के अंदर 5, तो दोनों हाथों के अंदर कितने हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। फेलेंजेस, एक हाथ के अंदर 14, तो आपकी दोनों हाथों के अंदर 28 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात करें पश्चपाद की। तो आगे जो थाई बोन है तो क्या कहेंगे, फीमर। क्या कहेंगे, फीमर बोन। ठीक है, कितनी होती है जी, एक ही होती है, लेकिन दोनों पैरों के अंदर दो हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप क्या जाएगी, जो अभी घुटने के ऊपर जो ढकनी लगी हुई होती है ना, घुटने वाली। ठीक है, तो क्या कहेंगे, पटेला बोन कहते हैं जी। क्या कहते हैं, पटेला। कितनी होंगी, एक पैर के अंदर एक, दोनों पैरों की बात करें तो दो होंगी। ठीक है, फिर आपकी आएगी टीबिया। ठीक है, टीबिया आ जाएगी। फिर आपकी जो काफ वाला रीजन है आपका, ठीक है, वहां पे आ जाएगी टीबिया। ठीक है, दो हड्डियां होगी, टीबिया और फिबुला। एक पैर की बात करें तो एक टीबिया होगी, एक फिबुला होगी। जैसे अपन ने हाथ की बात की तो रेडियस अल्ना हुई ना, जैसे पैर के अंदर एक टीबिया और एक फिबुला होगी, तो दोनों पैरों की बात करें तो दो टीबिया दो फिबुला होगी। फिर आएंगे टार्सल्स, टखना वाला रीजन है, जो आपका टखना जहां पर है वहां पर क्या होंगे, टार्सल्स होंगे। जैसे हाथों के अंदर कलाई थी अपने, जैसे टार्सल्स होंगे वहां पर। ठीक है, अरे यहाँ पर हाथ के अंदर कलाई है, पैर के अंदर क्या है, टखना है, वहां पर मुड़ता है ना अपना पैर, तो वहां क्या टार्सल है। ठीक है, टार्सल, हाथ के अंदर कलाई वाले को कार्पल कहा, तो एक पैर वाले को टार्सल कह दिया। ठीक है, एक पैर के अंदर टार्सल कितने होते हैं, 7 होते हैं, दोनों पैरों के अंदर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। फिर आ जाएगी आपकी
और जो आपकी जो पगथली बोलते हैं, जिसको सोल कहते हैं, ठीक है, तो सोल जो आएगी उसमें क्या आ जाएगी, मेटाटार्सल आ जाएंगे। एक पैर के अंदर कितने मेटाटार्सल होते हैं आपके, 8 होते हैं, दोनों के अंदर 16 हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे आपकी फेलेंजेस, सॉरी मेटाटार्सल आपके 5 होते हैं एक के अंदर, दोनों के अंदर 10 हो जाएंगे, 16 नहीं है 10 ही है, ये 10 है ना, 10 है भाई, ठीक है। चलो एक मिनट, ठीक ठीक है। एक सोल के अंदर, एक पैर की जो सोल है उसके अंदर अगर मेटाटार्सल 5 है तो दोनों के अंदर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगी, ठीक है। फिलेंजेस, जो पैर की जो आपकी उंगली है उनके अंदर, एक पैर की अंगुली के अंदर कितनी हड्डियां हैं, फिलेंजेस कितनी है, 14 है, तो दोनों के अंदर 28 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको सारा हिसाब किताब याद होना चाहिए। ये आपकी कितनी होगी, 126 हड्डियां हो गई, 2 और 2 4, 2 6, बाकी की हड्डियां आपकी ये, ठीक है। 126 में से 6 हड्डियां ये मेखला के अंदर है, बाकी आपकी हाथ पैर के अंदर कितनी होगी, 60। एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती हैं, दोनों हाथों के अंदर कितनी होगी, 60, ठीक है। एक पैर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती है, दोनों पैर के अंदर 60, तो 60 और 60 120, 120 और 6 126 हड्डियां, पूरा हिसाब हो गया। चलो अब बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है। इसके अंदर जो हमें आपको बताया कि ये अपना जो वक्स है, इसकी बात हो रही है ना, वक्स जो पिंजरा है, ठीक है। जो सामने वाली हड्डी मैंने आपको बताई, इसको उरस्ते कहते हैं, स्टर्नम, ठीक है। कैसे होती है, चपटी होती है, ठीक है। फिर आपकी जो साइड में लगी हुई है क्या है, आपकी पसलियां, रिब्स हैं, ठीक है, साइड में लगी हुई क्या है, रिब्स हैं। और पीछे जो आपकी हड्डी लगी हुई है पीछे वाली साइड में, ये क्या आपकी वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पसलियां कितनी है जी, पसलियां आपकी 12, एक साइड में 12 तो दोनों साइड में कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी, ठीक बात है। अरे एक साइड में 12 तो दोनों साइड में कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहां से, देखो 1 से 7 से देखो, ये यहां से निकली पीछे से मेरुदंड से, और आगे आपकी स्टर्नम से जुड़ी हुई है, पीछे मेरुदंड से आगे स्टर्नम से, पीछे मेरुदंड से आगे स्टर्नम से, पीछे मेरुदंड से आगे स्टर्नम से। 1 से 7 तक तो जो है पीछे मेरुदंड से जुड़ती हैं, और आगे आके आपके स्टर्नम से, पीछे मेरुदंड से, पीछे मेरुदंड से जुड़ी होंगी, आगे स्टर्नम से, पीछे मेरुदंड से आगे स्टर्नम से, ठीक है। 1 से 7 तक तो ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, इनको क्या कहेंगे, ट्रू रिब्स कहेंगे। ऐसी आपकी जो पसलियां क्या कहेंगे, ट्रू रिब्स कहेंगे। वास्तविक पसलियां यही है, ठीक बात है। 1 से 7 वाली क्या है, वास्तविक पसलियां हैं। क्यों, पीछे वो मेरुदंड से जुड़ती हैं और आगे आपकी स्टर्नम से जुड़ती हैं। भैया उसके आगे वाली 8 9 10, ये वाली जो आपकी पसलियां हैं, ये क्या होती है, फॉल्स रिब्स होती हैं। फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं, ये पीछे जो मेरुदंड से तो जुड़ती है, देखो पीछे जुड़ी हुई मेरुदंड से, पीछे मेरुदंड से तो जुड़ती हैं, लेकिन आगे जो आपका स्टर्नम है इससे नहीं जुड़ती। तो भैया किससे जुड़ती हैं, ये हाई लाइन कार्टिलेज की मदद से। देखो ये 8वीं जो है, इसको देखो, ये हाई लाइन कार्टिलेज की मदद से 7 वाली जो है इससे जुड़ गई, ठीक है। डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ती, 7 वाली से जुड़ जाती है। ऐसे 9 वाली को देखो, डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगी, आपकी 7 वाली से। 10 वाली को देख लो, ये भी 7 वाली से जुड़ गई। तो हाईलाइन कार्टिलेज की वजह से 7 वाली आपकी जो पसली है उससे जुड़ती है, ना कि आपकी डायरेक्ट उरोस्थि से जुड़ती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। फिर 11 12, ये क्या आपकी फ्लोटिंग रिब्स है, ये हवा में उड़ती रहती है, तैरती रहती है। फ्लोटिंग रिब्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पीछे तो आपकी मेरुदंड से जुड़ी हुई होती है, देखो पीछे मेरुदंड से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे जो है किसी से नहीं जुड़ी हुई, आगे किसी से नहीं जुड़ती, ठीक है। ये तो कम से कम हाई लाइन कार्टिलेज से जुड़ी हुई तो थी, ये किसी से नहीं जुड़ती, इसलिए क्या कहते हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स। तो आपकी 1 से 7 क्या होते हैं, आपकी ट्रू रिब्स होती हैं, 8 9 10 आपकी फॉल्स रिब्स होती हैं, 11 12 आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखो, हाथ का देखो जी, पीछे वाली जो मैंने आपको हड्डी बताई थी ना, वो ट्राइंगुलर वाली, ये वाली वो हड्डी है। ये देखो मैंने आपको जो वहां बना रहा हूँ ना, ये देखो जहां मैं बना रहा हूँ वो देखो, ये आपकी ट्राइंगुलर बोन है पीछे वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो क्या कहेंगे, स्कैपुला, स्कैपुल लिख रखा है यहाँ पर, स्कैपुला, ठीक है, एक हिंदी में मिस्टेक है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं आगे वाली हड्डी बता रहा था, ये वाली वो है, ये वाली, ठीक है। ये क्या है आपकी क्लेविकल, क्या ये आपकी क्लेविकल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ स्कैपुला से क्या निकलती है, एक ऐसे एक प्रोसेस निकलती है, एक स्ट्रक्चर सा निकलता है, ऐसे उंगली जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे उंगली जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस उंगली जैसे स्ट्रक्चर को ये देखो यहाँ पर निकला हुआ है, ये देखो यहाँ पर निकला हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर निकला हुआ है, इसको कहेंगे एक्रोमियन कहेंगे। ये जो यहाँ पर निकला हुआ है इसको कहेंगे एक्रोमियन कहेंगे। और इस एक्रोमियन के अंदर एक गुहा होती है, छोटा सा एक छेद सा होता है, इस गुहा का कहेंगे ग्लिनोइड कैविटी कहेंगे, ग्लिनोइड गुहा कहेंगे। आप सुनो ध्यान से, जो स्कैपुला जो आपकी हड्डी है, इसके ऊपर से एक कुछ संरचना निकलेगी, उस संरचना को कहेंगे अपन एक्रोमियन। और इस एक्रोमियन के अंदर एक गुहा होती है, जो कहेंगे अपन ग्लेनोइड गुहा। और इस ग्लेनोइड गुहा के अंदर ही आपको क्या जुड़ती है, आपकी ह्यूमरस जो हड्डी है ना, ये जो ह्यूमरस हड्डी है वो इस ग्लेनोइड गुहा के अंदर ही जाके जुड़ती है, याद रहेगा, ठीक है। और क्लेविकल बोन इस एक्रोमियन से जुड़ती है। अब बात करेंगे इस पैर की हड्डी, ठीक है। तो ये आपकी कोक्सल बोन से जुड़ी बनती है, आपकी जो श्रोणीय अस्थि से बनता है, ठीक है। और श्रोणीय अस्थि जो है इसके अंदर भी एक गुहा होती है, जैसे हाथ ऊपर वाले के अंदर एक ग्लिनोइड गुहा थी, यहाँ पर एसिटाबुलम गुहा,
कौन सी? एसिटाबुलम गुहा। और ये एसिटाबुलम गुहा क्या है? एक खाली छेद सा है। इस छेद में कौन जुड़ेगा? यहाँ पर आपकी फीमर जो हड्डी है वो जाकर उस छेद में फिट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे जॉइंट्स की संधियां या जोड़ के बारे में बात करते हैं। तो जोड़ जी यहाँ पर 3 प्रकार के दे रखे हैं। एक है आपका रेशियो जोड़, फाइब्रस जॉइंट इनको कहते हैं। और ये जो फाइबर जॉइंट होते हैं ये गतिवति नहीं करते, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, जो आपके रेशियो जोड़ होते हैं, फाइबर जोड़ होते हैं, ये ऐसे जोड़ हैं जहां पर कोई गति नहीं होती। ठीक है भैया, ऐसे जोड़ कहां है? ऐसे जोड़ का फिर क्या मतलब कि गति नहीं हो रही, बताती हैं अभी। ठीक है, जो आपका सिर है ना, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां बताई मैंने आपको। ठीक है, तो ये सिर जो है इसके अंदर आपने देखा था कि भाई यहां से जो है ये मूवमेंट करिए, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मेरा माथा कल को पीछे चला गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, मूवमेंट थोड़ा ना होता है, नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर जो जॉइंट है इन हड्डियों के बीच में कौन सा? आपका रेशियो जोड़ है। ठीक है, तो घने रेशियो संयोजी ऊतक, घने रेशियो संयोजी ऊतक की सहायता से सूचर्स के रूप में कपाल बनते हैं। सूचर क्या होते हैं? ये मान लो ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, और इन दोनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ने का काम करता है, इस प्रकार से। टांके नहीं लगाते क्या? टांके, वो क्या? आपके सूचर। ठीक है, कपाट की चपटी अस्थियां, जो आपकी जो कपाल है, कपाट लिख दिया मैंने यहाँ पर, कपाल। ठीक है, कपाल क्या आपका? खोपड़ी। खोपड़ी की जो चपटी अस्थियां हैं उनको ये रेशे जोड़ जो है उनके बीच में ये जॉइंट होता है। ठीक है, फिर अगला है उपास्थि युक्त जोड़। ठीक है, उपास्थि युक्त जोड़ मतलब यहाँ पर कार्टिलेजेस मौजूद होंगी, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहेंगे इनको। सीमित गति होगी इनमें, तो गति बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पर गति तो होगी लेकिन बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होगा, सीमित गति होगी, ज्यादा आप झुक वुक नहीं सकते, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, या मतलब हम ऐसे से घुमा लो, ऐसे नहीं कर पाओगे, इनके अंदर बहुत सीमित गति होगी। तो ये कहाँ होगी? बोन्स आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। उपास्थि युक्त जोड़ कौन से होते हैं? जिनमें दो हड्डियां जो है वो आपस में उपास्थि की मदद से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एग्जांपल की बात करें तो दो निकटवर्ती जो कशेरुका है, दो जो आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, मेरुदंड की, ठीक है, कशेरुका की बात करें तो इनके दो पास पास की जो आपकी कशेरुका होती हैं वो आपकी उपास्थि से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होती है? उपास्थि से ही जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ज्यादा आप मूवमेंट नहीं कर सकते, ज्यादा करोगे तो फिर वो कड़ी निकल जाएगी, फिर दर्द लेके घूमोगे पूरी जिंदगी भर। चलो साइनोवियल जोड़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला साइनोवियल जोड़, यहाँ पर गति भरपूर। ठीक है, यहाँ पर गति यही होगी। ठीक है, असली जोड़ यही है जहां पर गति होगी। ठीक है, तो दो बोन्स के बीच में साइनोवियल गुहा में तरल भरा हुआ होता है। ये दो हड्डियां हैं जी, ये दो हड्डियां हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या है? ये जो गुहा है तो क्या कहेंगे? साइनोवियल कैविटी कहेंगे। और साइनोवियल कैविटी के अंदर कुछ क्या है? फ्लूइड भरा हुआ, तरल भरा हुआ है। और तरल क्या है? वो ग्रीस है जी। ठीक है, जैसे अपन बाइक, गाड़ी, इनमें क्या देते हैं? कोई मशीन है उसमें ग्रीस देते हैं ना, वैसे ये ग्रीस है। ठीक है, तो ये ग्रीस क्या है? जितना ज्यादा ग्रीस होगा उतना ज्यादा मूवमेंट बढ़िया होता रहेगा। जब बुढ़ापा आता है तो जो पैर है वो उनमें चरचर की आवाज आने लग जाती है, उनको पैर मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, घुटनों में दिक्कत होती है, तो वो क्या है? मतलब ग्रीस पानी कम हो चुका है वहां पे। ठीक है, तो ये क्या है? साइनोवियल क्या है? जोड़, इस बारे में बात करते हैं। साइनोवियल जोड़ पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में कहते हैं इसको कंदुक खल्लिका संधि। कहां होती है ये वाली जी, कंधे वाली। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ह्यूमरस और अंश मेखला, ये अंश मेखला है, जो यहाँ पर ह्यूमरस जो जुड़ेगी ना, ये हड्डी ह्यूमरस बोन जो यहाँ पर जुड़ेगी, ये क्या कहेंगे? शोल्डर जॉइंट, जो आपका कंधे वाला जोड़ है, ये क्या आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक आपकी खल्लिका संधि है। हिप जॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आपकी फीमर और श्रोणी मेखला जुड़ती है, वो भी क्या आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। कब्जा संधि हिंज जॉइंट, जैसे अपने घरों का जो गेट होता है ना, और उसके अंदर कब्जे लगे हुए होते हैं, वही क्या है यहाँ पर? हिंज जॉइंट। इसका एग्जांपल क्या है? ये तो कोहनी। ठीक है, ये देखो ऐसे, कोहनी नहीं, कोहनी है। ठीक है, ऐसे देखो, ये देखो एल्बो, ये यहाँ पर क्या हिंज जॉइंट जैसा काम कर रहा है ना, तो ये क्या है? एल्बो हिंज जॉइंट। जो आपका घुटना है, ठीक है, घुटना भी ऐसे ही काम करता है, कोहनी की तरह काम करता है, तो ये भी क्या है? कब्जा संधि का एग्जांपल है। पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ठीक है, फिर विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये कहाँ होता है? अभी कार्पल से, कलाइयां जो है ना आपकी कलाई, इनके अंदर क्या होती है? विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। एग्जांपल आपको याद रखना है भाई। सेडल जॉइंट, फिर सेडल जोड़ कहाँ होता है? ये सेडल जॉइंट जोड़ होता है आपका अंगूठे की जो कार्पल है, अंगूठा आपका, इस अंगूठे की कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में क्या होता है? आपका सेडल जोड़ होता है। फिर लास्ट है आपका, लास्ट बात करेंगे फिर अपन पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में। पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? स्व प्रतिरक्षा विकार है जी। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंफ्यूजन यहां बनती है, मैं बताऊंगा। ये क्या एक स्व प्रतिरक्षा विकार है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये।
ठीक है। तो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो एक स्वप्रतिरक्षा विकार है, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहां पर क्या होगा, पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी कंकाल जो पेशी है उनमें पक्षपात हो जाता है। ठीक है। पेशीय दुष्पोषण के बारे में बात करें, इंग्लिश में कहते हैं इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये क्या है, विकारों के कारण एक यहाँ पर सही नहीं लिख रखा, कुछ बातें मिस कर रखी हैं। तो कौन सा विकार है यहाँ पर, जेनेटिक डिसऑर्डर कर लो भाई। ये कौन सा है आपका, जेनेटिक डिसऑर्डर, पूरा नहीं लिख रखा है यहाँ पर, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन कहां होगी, इसी में होगी। माइस्थेनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, स्वप्रतिरक्षा विकार होता है। वही बात करें मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक बात है। फिर बात करें अपतानिका। ठीक है, अपतानिका के बारे में बात करते हैं। टिटेनी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिटेनी। शरीर में कैल्शियम आयन की एकदम से कमी हो जाएगी, शरीर में कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी और पेशी में क्या हो जाएगी, तीव्र ऐंठन हो जाएगी। पेशियों में क्या हो जाएगी, तीव्र ऐंठन। किसके कारण, कैल्शियम आयन की कमी के कारण। एग्जाम में क्या दे देगा, कैल्शियम आयन ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से टिटेनी होती है, अपस्थानिका होती है ना, अपतानिका होती है, सॉरी, अपतानिका किसकी वजह से होती है, आपकी कैल्शियम आयन की कमी के कारण। फिर अगला है संधिशोथ, आर्थराइटिस कहते हैं जिसको। संधिशोथ क्या है, जोड़ों की शोथ है। ठीक है। फिर अगला है अस्थि सुशीरता। अस्थि सुशीरता को इंग्लिश में कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। क्या होता है जी, ये उम्र संबंधित विकार है। ठीक है, उम्र के साथ में ये विकार होता है, जिसमें अस्थि के पदार्थ जो उनमें कमी हो जाती है, अस्थि भंग की प्रबल संभावना है, एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक होता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो क्या है, आपकी हड्डियां जो कमजोर होने लगती हैं, और यहाँ पर एस्ट्रोजन जो का स्तर जो है वो इसका सामान्य कारण होता है। जैसे बात करें, महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, और जब जवानी में तो उनमें ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एस्ट्रोजन जो वो कम होने लगता है। तो अपन बात करें सेम एज की 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है, पुरुष है, और 70 साल की एक बूढ़ी महिला है, दोनों को अपन छत से कूदा देंगे तो ज्यादा चांसेस किसके होंगे, हाथ पैर टूटने के, महिला के ज्यादा चांसेस होंगे हाथ पैर टूटने के। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, और उसके जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, उसके मतलब जो आपकी हड्डियां हैं जो है वो कमजोर हो चुकी हैं। इसलिए वो ऐड आता है ना, वोमेन होल्डेक्स। ठीक है, वोमेन होल्डेक्स हड्डियों की मजबूती की बात करता है ना वो। ठीक है, इसीलिए करता है ना वो। चलो अगला गाउट। गाउट क्या, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ हो जाती है। ठीक है, जब यूरिक अम्ल जो है, यूरिक अम्ल के जो कण है, यूरिक एसिड के जो कण है वो कहां जमा हो जाएंगे, जोड़ों के अंदर जमा हो जाएंगे, उसके कारण क्या हो जाता है, गाउट रोग जो हो जाता है। यहां पर अपना चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर देना, और ये नोट्स आपको मिलेंगे ऐप पे, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, या फिर सर्च करके देख सकते हो आप, RNM Academy ऐप डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, फ्री टेस्ट वगैरह होते हैं वहां पे। चलो, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए तेरा